हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉलेज क्लासेस। आज हम करेंगे सेमेस्टर 2 बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट 1। आप यहाँ पे वन शॉट भी देख सकते हैं। अभी आपको वन शॉट देखने को मिलेंगे। थोड़े ही दिन में हम वन शॉट की वीडियोस भी अपलोड करने वाले हैं, जिसमें आप सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट के एक ही वीडियो में पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर सकेंगे। बट उससे पहले अगर आप ये वाली वीडियोस यूनिट की देखेंगे तो आपको आपका सब्जेक्ट और भी क्लियरली समझ में आएगा। तो आज हम करेंगे लोक प्रशासन पर दृष्टिकोण, जिसकी आज हम यूनिट 1 करेंगे, जिसका नाम है लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में। और इसका ये पार्ट 1 है। तो इसमें देखो हमें लोक प्रशासन की जड़ें बताया गया। ठीक है, लोक प्रशासन आधुनिक लोक प्रशासन यानी सैद्धांतिक विकास का अवलोकन देखेंगे। लोक प्रशासन के सिद्धांत देखेंगे और लोक प्रशासन का विकास देखेंगे। लोक प्रशासन यानी लोगों के लिए काम जैसे सरकार करती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण, तो यानी पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। तो सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण लोक प्रशासन के अध्ययन का एक आधुनिक, व्यवहारिक और परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण है। यानी कि अब ये सिर्फ परिणाम पर ध्यान देती है, ना कि बाकी चीज़ों पर। ठीक है, थ्योरी पर ध्यान नहीं देती है। जिसमें प्रशासन को केवल नियम, संरचनाओं और प्रक्रियाओं तक सीमित ना रखकर उसे नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन तथा नीति मूल्यांकन से जोड़कर देखा जाता है। यानी कि परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण, यानी कि देखो ये अप्रोच सिर्फ प्रक्रिया यानी कि जो रूल और स्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। इसका फोकस है कि नीति का प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसका परिणाम क्या है, यानी क्या जनता को वास्तविक में लाभ मिल रहा है, ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई पॉलिसी बनी है, ठीक है, जैसे मिड डे मील योजना बनी है हमारी। ठीक है, मिड डे मील योजना हमारी बनी, बट अगर बच्चों को वो मिली नहीं तो फिर क्या फ़ायदा ना, बच्चे तक वो गई नहीं चीज़ तो फिर क्या फ़ायदा, बच्चे को खाना मिला ही नहीं मिड डे मील वाला तो क्या फ़ायदा। तो इस चीज़ पर है कि बच्चों को मिलना भी चाहिए और बच्चे उससे खुश भी होने चाहिए, यानी कि परिणाम पर फोकस कर रहे हैं। और इसमें हमने कुछ वर्ड्स देखे हैं, जैसे नीति निर्माण, क्रियान्वयन, नीति मूल्यांकन। तो देखो नीति निर्माण होता है सरकार समाज की समस्याओं को देखते हुए नीति बनाती है। ठीक है, और नीति क्रियान्वयन होता है प्रशासन इन नीतियों को जनता तक पहुंचाती है। ठीक है, और नीति मूल्यांकन होता है जांच की जाती है कि नीति सफल हुई है, यानी जनता को फायदा हुआ है या नहीं। और इस दृष्टिकोण में इस बात पर बल दिया जाता है कि सरकार की समस्त गतिविधियों समाज की समस्या और समाधान हेतु बनाई गई नीतियों के माध्यम से संचालित होती है। यानी कि ये दृष्टिकोण बताता है कि सरकार की हर एक्टिविटी किसी पॉलिसी से जुड़ी होती है, यानी सिर्फ काम करना ही नहीं बल्कि नीति के लक्ष्य और समाज की समस्याओं को हल करना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी अवधारणा, यानी कि इसका मेन मीनिंग क्या है। ठीक है, सार्वजनिक नीति के आशय से सरकार द्वारा जनता के हित में लिए गए निर्णय, योजना और कार्यक्रमों से है। यानी कि हम देखो इसको एक इसी पॉइंट में भी बताया गया है कि देखो सरकार क्या निर्णय लेती है, ये तो होता है पॉलिसी। सरकार उस निर्णय को कैसे लागू करती है, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इस दृष्टिकोण प्रशासन को एक गतिशील, डायनामिक, निरंतर और समस्त समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कि प्रशासन हमेशा सक्रिय है, समय समय पर क्या होता है सुधार करती है, वो अपनी चीज़ों में चेंजेस करती है पॉलिसीज़ में, और समाज की समस्याओं को हल करती है। नीति निर्माण, अब हम इसकी मुख्य विशेषताएं देख रहे हैं, यानी इसकी फीचर्स। ठीक है, तो सरकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, यानी कि क्या समाज में चल रहा है। ठीक है, और आर्थिक मतलब लोग अमीर है गरीब हैं, और राजनीतिक समस्या यानी कि क्या वर्ल्ड में या आसपास की चीज़ों को देखकर नीतियों का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में विशेषज्ञ, राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी होती है। ठीक है, यानी कि इसमें कौन बनाता है, राजनेता, प्रशासन, और जो अधिकारी होते हैं वो भागीदारी होती है।
तो सबसे पहले तो ना हमको ये पता होना चाहिए कि पहले लोक प्रशासन कैसा था। ठीक है, मतलब ये तो हमने जानना ही रह गया। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि पहले हमारा जो लोक प्रशासन वो कैसा था। पहले देखो क्या था कि पहले जो लोक प्रशासन में जो ध्यान था वो सिर्फ रूल्स और नियम पर था। ठीक है, फाइल और ऑफिस के काम पर था, यानी कि ऑफिस में फाइल्स बनती रहनी चाहिए। और जो स्ट्रक्चर था, मतलब प्रशासन बस ये देखता था कि काम नियम के अनुसार हो या नहीं हो। समस्या क्या थी, जनता की असली समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ काम हो रहा था या नहीं बस कागजों में था। जो मतलब जो रिजल्ट था वो एक्चुअली नहीं दिखता था, बस कागज में था कि हाँ ये वाला वर्क हो गया। तो फिर क्या था कि इसलिए प्रशासन थोड़ा कठोर और प्रैक्टिकल नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, बट पब्लिक पॉलिसी अप्रोच इसलिए आया क्योंकि समय के साथ समझ बदल गया, लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे समस्याएं बढ़ गई। ठीक है, तो तब क्या हुआ कि ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी लोगों को कि लोग बीमार हो गए, शिक्षा नहीं थी, स्वास्थ्य खराब होने लग गए। ठीक है, जैसे समस्या सामने आई तब ये समझ में आया कि सिर्फ नियम से काम नहीं चलेगा, यानी सिर्फ नियमों से काम नहीं चलेगा। सरकार को समस्या सुलझाने वाली बनाना पड़ेगा। जो सरकार है उसको समस्या सुलझने वाली बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए एक नया तरीका आया जिसको कहते हैं पब्लिक पॉलिसी अप्रोच। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था हमारा, ये दृष्टिकोण क्या कहलाता है, सरकार क्या फ़ैसला लेती है वो तो होता है पॉलिसी। ठीक है, और उस फैसले को ज़मीन पर कैसे लागू करता है वो करता है एडमिनिस्ट्रेशन। यानी अब प्रशासन सिर्फ ऑफिस का काम नहीं बल्कि नीति बनाना, लागू करना, उसका असर देखना भी सरकार का काम है। तो ये कैसे काम करता है, तो इसमें होता है पहले पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जैसे नीति बनाना। ठीक है, फिर लागू करना और फिर जांच करना। ठीक है, देखा जाता है कि फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। इसकी खास बात है कि इसके फीचर जनता पर फोकस है। ठीक है, और जो इसका रिज़ल्ट पर ध्यान दिया जाता है। राजनीतिक और प्रशासन साथ में काम करते हैं और अलग अलग विषय भी इसमें है। ठीक है, जैसे अगर मिड डे मील योजना स्टार्ट की गई है तो उसमें देखा जाएगा कि बच्चों को खाना बनाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बच्चे स्कूल में ज़्यादा आने लगे कि नहीं आने लगे खाने को देखकर, तो ये रिज़ल्ट होता है। ठीक है, बट इसमें कुछ दिक्कतें भी हुई, जैसे राजनीतिक दबाव, सही से लागू ना हो पाना किसी चीज़ का। ठीक है, पैसे और संसाधन की कमी। ठीक है, अब देखो जो हमारा लोक प्रशासन था वो कैसे बना, वो बदलने लगा थोड़ा सा। ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, वो रिज़ल्ट देने वाला हुआ। मतलब अब सिर्फ काम करना ज़रूरी नहीं था बल्कि उसका असर होना ज़्यादा ज़रूरी था। यानी कि सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन को रूल बेस्ड सिस्टम से बदलकर रिजल्ट ओरिएंटेड और जन केंद्रित सिस्टम बना दिया था। तो देखो पॉलिसी यानी नीति का क्रियान्वयन। ठीक है, तो नीति निर्माण के पश्चात प्रशासन मुख्य कार्य उसे प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक लागू होता है। ठीक है, यदि क्रियान्वयन में कमी रह जाए तो सर्वोत्तम नीति भी असफल हो सकती है। ठीक है, नीति का मूल्यांकन, यानी इस दृष्टिकोण में नीति के परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है जिससे ये ज्ञात हो सके कि नीति कितनी सफल रही, यानी कि रिजल्ट देखा जाता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। और राजनीति और प्रशासन का सामान्य व्यय, यानी कि इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति और प्रशासन एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि परस्पर पूरक है। जैसे कि राजनीति क्या नीति निर्माण करती है और जो प्रशासन क्या है वो नीति क्रियान्वयन करता है, यानी उसको लागू करवाता है। जन केंद्रित दृष्टिकोण, ये दृष्टिकोण जनता की आवश्यकताओं, समस्या और कल्याण पर केंद्रित है, यानी पब्लिक वेलफेयर पे। परिणाम आधारित दृष्टिकोण, यानी ये केवल प्रोसेस तक सीमित नहीं है बल्कि क्या है ये आउटकम पर विशेष बल देता है, यानी काम हुआ या नहीं हुआ बल्कि उसका प्रभाव क्या पड़ा, ये अधिक महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है, अब है बहुविषयक दृष्टिकोण, यानी ये दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्रबंधन आदि विभिन्न विषयों से संबंधित होता है। निरंतर प्रक्रिया, यानी नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो समय समय पर क्या होती है परिवर्तन भी होती रहती है। जैसे कि मिड डे मील योजना, अब देखो इसमें पॉलिसी क्या बनी, बच्चों को
पोषण प्रदान करना। इम्प्लीटेशन क्या हुआ, विद्यालय में भोजन वितरण हुआ। एवोल्यूशन कैसे हुआ, उपस्थिति में और स्वास्थ्य में सुधार हुआ, यानी कि बच्चे स्कूल में ज़्यादा प्रेजेंट होने लगे और उनका जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहने लगी। तो इसका महत्व क्या है, बाकी आप उदाहरण और भी अपनी तरफ से भी देख सकते हैं। प्रशासन को अधिक व्यवहारिक बनाता है, जनहित एवं कल्याण को प्राथमिकता देता है, प्रशासन को उत्तरदायी अकाउंटेबल बनाता है, यानी कि नीति को प्रभावशाली बनाता है और नीति निर्माण प्रक्रिया को मजबूत करता है। तो इसकी कुछ सीमाएं भी थी, जैसे कि राजनीतिक हस्तक्षेप, ठीक है। नीतियाँ कई बार क्या होता था, राजनीतिक दबाव एवं स्वार्थों से प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो क्रियान्वयन में अंतर, यानी अच्छी नीति भी प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव से असफल हो सकती है, ठीक है। संसाधनों की कमी, यानी वित्तीय, तकनीक और मानव संसाधनों की कमी के कारण नीति को प्रभाव को सीमित कर सकते हैं। जटिलता, यानी नीति निर्माण और क्रियान्वयन मूल्यांकन प्रक्रिया में जटिल एवं समय खपत होती है, यानी टाइम लग जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं इससे कि सार्वजनिक नीति दृष्टिकोण लोक प्रशासन को एक गतिशील, व्यवहारिक और जन केंद्रित विषय बनाता है। ये प्रशासन को केवल नियम तक सीमित न रखकर उससे समाज की समस्याओं के समाज हेतु नीति के निर्माण, उनके प्रभावी क्रियान्वयन तथा निरंतर मूल्यांकन से जोड़ता है, यानी निरंतर प्रक्रिया ना चलने वाली। अब हम देखेंगे लोक प्रशासन की प्राचीन जड़ें। तो देखो, लोक प्रशासन ना कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही हो गई थी, ठीक है। जब मनुष्य समाज में रहने लगा तब व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि आधुनिक लोक प्रशासन प्राचीन प्रशासन का क्या है, एक विकसित रूप है, ठीक है। तो भारत में भी, तो जैसे ये देखो, जहाँ समाज है वहीं प्रशासन भी है। प्राचीन काल में प्रशासन का उद्देश्य क्या था, व्यवस्था बनाए रखना, कर संग्रह करना, न्याय देना और सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस प्रकार लोक प्रशासन की जड़ें प्राचीन सभ्यता में गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो देखो, भारत में क्या था, भारत में लोक प्रशासन की प्राचीन जड़ें हमें वो कैसे मिलती है, हमारे वैदिक काल से मिलती है, ठीक है। तो वैदिक काल में क्या था, राजा होता था, राजा का प्रशासन का प्रमुख था, यानी वो जैसे अभी हमारे पीएम है वैसे उस टाइम पे राजा था, ठीक है। सभा और समिति, यानी निर्णय लेने में मदद कौन करता था, सभा और समिति जो होता है वो मदद करते थे मेरे फैसले लेने में, ठीक है। और ग्राम स्तर पर ग्रामीण प्रशासन चलाता था, ठीक है। और इसकी कहती कुछ मुख्य विशेषताएं भी थी, जैसे कि ये जन सहभागिता, यानी कि ये वाला सिस्टम पर आधारित था। इस समय प्रशासन लोकतांत्रिक नहीं था, लेकिन लोगों की भागीदारी ज़रूरी थी इस टाइम पे। और फिर देखो, फिर आया महाजन और मौर्य काल। इसमें क्या हुआ कि ये काल प्रशासन का सर्वगुण युग माना जाता है, क्योंकि इसमें कौटिल्य और अर्थशास्त्र के बारे में बात की गई है। राज्य के 7 अंग सप्तांग सिद्धांत बताए गए हैं, कर प्रणाली, गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है, स्पाई सिस्टम, प्रशासन विभागों का वर्ण, ठीक है। और मौर्य प्रशासन में की विशेषताएं, जैसे कि अत्यधिक विकेंद्रीकरण, विभागों का विभाजन, यानी फाइनेंस, मिलिट्री, एग्रीकल्चर को अलग अलग करना, अधिकारियों की नियुक्ति। और इसकी क्या थी मुख्य बात की ये आधुनिक प्रशासन की नींव बना था। और जो मौर्य था वो क्या था, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन सिस्टम था। फिर आया हमारा जैसे गुप्त काल, ठीक है। तो गुप्त काल क्या था, प्रशासन क्या था, विकेंद्रीकरण हो गया, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया गया, प्रांत और जिलों में प्रशासन आया। फिर क्या हुआ, बट इसकी एक चीज़ थी कि फ्लेक्सिबल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। मौर्य क्या था, केंद्रीकरण, और गुप्त क्या था, विकेंद्रीकरण, ओके। फिर है प्राचीन चीन में प्रशासन। तो देखो, इसके प्रमुख विचारक हैं, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, कॉन्फ्यूशियस, ठीक है, जो कि नैतिकता पर आधारित प्रशासन था, ठीक है। यानी प्राचीन चीन का जो प्रशासन था वो नैतिकता पर आधारित प्रशासन था, ठीक है।
योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति होती थी मेरिट बेस्ड पर, शासक आदर्श होता था इनका, ठीक है। यानी कि इनका एग्ज़ाम होता था चीन में पहले, फिर वही बन पाता था, सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता था जैसे अभी हम देते हैं। और इसका मुख्य मतलब इसकी एक मुख्य बात क्या थी कि ये आज की मेरिट बेस्ड की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। फिर है प्राचीन इजिप्ट यानी मिस्र। तो राजा क्या था, सर्वोच्च अधिकारी था, विशाल नौकरशाही था, ठीक है, कर संग्रह निर्णय कार्य थे और पिरामिड जैसे निर्माण थे। प्रशासनिक दक्षता का परिणाम था हाईली ऑर्गेनाइजेशन क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन था। फिर आया हमारा मेसोपोटामिया, जैसे कि पहले तो हमें इसके वो पता होने चाहिए विचारक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या था, लिखित कानून आया, न्याय व्यवस्था आई, दंड प्रणाली आई, ठीक है। और इसका मुख्य योगदान क्या था कि दुनिया की पहली लिखित कानून व्यवस्था बनी। फिर प्राचीन ग्रीस आया। तो प्राचीन ग्रीस में क्या था, प्रत्यक्ष लोकतंत्रता यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी और जनता की भागीदारी थी। इसमें कानून निर्माण में नागरिकों की भूमिका थी। और आधुनिक लोकतंत्र की नींव किससे पड़ी है, हमारी इसी से पड़ी है, ठीक है। अब है हमारा रोमन साम्राज्य। तो रोमन साम्राज्य जो था वो विकसित कानून प्रणाली का था, ठीक है, और प्रशासनिक इकाइयाँ थी, ठीक है। इकाइयों का विभाजन किया गया यानी उनको डिफरेंस वो किया गया अलग अलग। सड़क सेना और संचार व्यवस्था यानी कि प्रबंधन किया गया। रोमन कानून आज भी कई देशों में प्रशासन का आधार है, ठीक है। तो प्राचीन शासन की मुख्य विशेषता क्या है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण यानी मौर्य काल और गुप्त काल, ठीक है। नैतिकता और धर्म चीन और भारत। कानून और न्याय मेसोपोटामिया और रोमन। कर प्रणाली सभी सभ्यताओं में महत्वपूर्ण। और जन सहभागिता यानी ग्रीस और वैदिक भारत में। यानी प्राचीन की जो वो है उससे क्या पड़ा है, प्रशासन की नींव रखे गया। आधुनिक प्रशासन इन्हीं पर क्या है, आधारित है। व्यवस्था क्या है, स्थिरता है। और समाज को क्या करते हैं, संगठित किया जाता है। और कानून और न्याय का विकास किया गया। हम्मुराबी से लेकर रोमन कानून तक मेरिट सिस्टम की शुरुआत चीन की परीक्षा प्रणाली से हुई है। अब इसके नकारात्मक पक्ष देखेंगे, मतलब कि इसमें क्या थी, जो लिमिटेशन थी। लोकतंत्र की कमी है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम था ही नहीं ज़्यादा। अधिकतर राजतंत्र आधारित है यानी राजा का शासन है। शक्ति का विकेंद्रीकरण यानी शक्ति सिर्फ एक के पास है, राजा के हाथ से अधिक शक्ति, ठीक है। जनता की सीमित भागीदारी यानी जनता भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी। केवल ग्रीस में अधिक, ठीक है। मानव अधिकारों की कमी क्योंकि उनको पूछा नहीं गया। फिर क्या हुआ, आधुनिक प्रशासन से संबंध यानी लोगों को आधुनिक प्रशासन से संबंध, प्राचीन तत्व और आधुनिक रूप, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अंत में ये कहा जा सकता है कंक्लूजन में कि लोक प्रशासन की प्राचीन जड़ें मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ विकसित होती हुई भारत, चीन, मेसोपोटामिया, ग्रीस, रोमन सभ्यताओं ने प्रशासन के विभिन्न को जो है वो आयामों को जन्म दिया। इन प्राचीन व्यवस्थाओं ने न केवल प्रशासनिक ढांचे को विकसित किया है बल्कि कानून और नैतिकता शासन का जन कल्याण की अवधारणा को भी जन्म दिया। आधुनिक लोक प्रशासन प्राचीन शासन का एक विकसित रूप है, ठीक है। तो अब है हमारा जैसे भारत में आधुनिक लोक प्रशासन के सैद्धांतिक विकास का अवलोकन। तो अब हम ये करेंगे, भारत में आधुनिक लोक प्रशासन का विकास एक कार्मिक और ग्रेजुअल बहुआयामी प्रक्रिया रहा है, ठीक है। ये केवल स्वतंत्रता के बाद नहीं बल्कि औपनिवेशिक काल से शुरू होकर आज तक निरंतर विकसित हो रहा है, मतलब ये चेंजेस होते रहते हैं। तो आधुनिक लोक प्रशासन क्या आता है, साइंटिफिक सिस्टमैटिक जन कल्याण, ठीक है। भारत में इसका विकास रूप 3 तरीके से माना गया, औपनिवेशिक काल, स्वतंत्रता के बाद और समकालीन आधुनिक काल। तो देखो जो औपनिवेशिक काल है वो औपनिवेशिक काल में प्रशासन का विकास कैसे हुआ है वो देखेंगे। तो ब्रिटिश शासन का प्रभाव,
तो ब्रिटिश शासन ने भारत के आधुनिक प्रशासन की नींव रखी, ठीक है। इसकी विशेषता थी केंद्रीकृत प्रशासन, कानून आधारित शासन और नौकरशाही का विकास। और मेन था इंडियन सिविल सर्विस। इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है, चाहे योग्यता मेरिट पर आधारित था। यानी कि इस समय क्या था, सब पावर ऊपर थी, ठीक है। रूल ऑफ लॉ थे और नौकरशाही था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। और ना ब्रिटिशों ने भारत में आधुनिक प्रशासन की शुरुआत तो की, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सिर्फ अपना फ़ायदा करना। ठीक है। अब प्रशासनिक सुधार, यानी ब्रिटिश काल में कई सुधार हुए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, गवर्नर जनरल का पद स्थापित हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट, विधायी परिषद की स्थापना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संघीय ढांचे की शुरुआत और प्रत्यक्ष, मतलब कि इसमें क्या हुआ था कि ये सब चीज़ें आई हैं ब्रिटिश काल में, ठीक है। इन सुधारों ने क्या करा, प्रशासन का ढांचा तैयार किया और क्या करा, प्रशासन ढांचा विकसित हुआ और कानून संस्थाओं की स्थापना हुई, ठीक है। अब स्वतंत्रता के बाद का, जैसे इंडिया वो हो गया स्वतंत्र, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि अब प्रशासन का उद्देश्य क्या हो गया, जनता का कल्याण और देश का विकास। पर सबसे पहले क्या हुआ, संविधान आया, ठीक है। तो भारतीय संविधान आया, इसने क्या दिया, मौलिक अधिकार, संघीय व्यवस्था और नीति निर्देशक तत्व दिए, ठीक है। फिर महत्वपूर्ण संस्थाएं जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, प्लानिंग कमीशन यानी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, नीति आयोग जैसी आयोग भी आए। इनके मुख्य विचार क्या थे कि विकास हो प्रशासन के साथ साथ, ठीक है, जनता की सेवा हो और पंचायत और नगर निकाय हो, जनता की भागीदारी क्या हो, बढ़े। ठीक है, गुड गवर्नेंस, आप ये सब देख सकते हैं, ये इजी है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनमें भारत में आधुनिक लोक प्रशासन का विकास एक लंबी और निरंतर प्रक्रिया रही है, जो अपनी वैश्विक विरासत से शुरू होकर डिजिटल और नागरिक केंद्रित प्रशासन तक पहुँच चुका है। ये केवल संरचनात्मक नहीं बल्कि सैद्धांतिक, कार्यात्मक और व्यवहारिक तीनों स्तर पर हुआ। यानी कि चेंजेस होते रहते हैं इसके अंदर, और आज भी चेंजेस होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, और टाइम के साथ ये चीज़ें बदल जाती हैं। और प्राचीन काल ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब है लोक प्रशासन के सिद्धांतों का समालोचनात्मक परीक्षण करेंगे हम, ठीक है। यानी कि लोक प्रशासन एक ऐसा अनुशासन है जो समय के साथ निरंतर विकसित होता रहा है ना। प्रशासन को अधिक प्रभावी और कुशल उत्तरदायी बनाने के लिए विभिन्न विद्वानों ने अपनी थ्योरीज दी हैं, ठीक है। तो अब हम थ्योरीज देखेंगे जो कि हमारे कुछ थिंकर्स हैं बड़े बड़े, उन्होंने दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कि लोक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत। लोक प्रशासन के सिद्धांतों को समझने के लिए हम इन्हें प्रमुख रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं: क्लासिकल, मानव संबंध सिद्धांत, व्यवहारिक प्रणाली, समकालीन। तो जो शास्त्रीय सिद्धांत है, ये लोक प्रशासन का प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, जिसके प्रमुख विचारक, जो आपको इम्पोर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि हेनरी फेलो, लूथर गुलिक और लिंडन उर्विक। थर्ड है फॉयलो के 14 सिद्धांत, जैसे कार्य विभाजन या डिवीजन ऑफ वर्क था, अधिकार उत्तरदायित्व। तो इन्होंने क्या दिया, यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये गुलिक द्वारा दिया गया, ठीक है। पी फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका क्या था, मतलब प्रशासन को व्यवस्थित रूप दिया है इसने, ठीक है, मतलब कि कैसे काम करना है पूरा अच्छे से बताया है। और इसकी नकारात्मकता क्या थी कि ये मैकेनिकल दृष्टिकोण था, ठीक है, और मानव व्यवहार की अनदेखी की जा रही थी, और यानी कि वन बेस्ट वे का भ्रम था, हर स्थिति में लागू नहीं था। हर्बर्ट साइमन ने इसे प्रूफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा, ठीक है। मानव संबंध सिद्धांत, यानी ये सिद्धांत शास्त्रीय दृष्टिकोण की कमियों को दूर करने के लिए आया, ठीक है।
इसके विचार थे एल्टन मेयो, ठीक है। कार्मिक कर्मचारी जो थे वो केवल मशीन नहीं है, उनके भावनाएं आवश्यकताएं होती हैं। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोगों के द्वारा जो काम किया जाता था उसकी प्लानिंग की है थिंकर्स ने कि उसको कैसे किया जाए, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस किए जा सके। तो जिसके लिए बहुत थिंकरों ने अपनी अपनी राय दी है। तो बिहेवियर थ्योरी यानी ये सिद्धांत वैज्ञानिक और वास्तविक दृष्टिकोण अपनाता है। हार्बर्ट साइमन द्वारा दिया गया है ये, ठीक है। आपको ये सबके नाम पता होने चाहिए। डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना, ठीक है। बाउंड्री रिलेशन व्यवहार का अध्ययन। प्रणाली सिद्धांत यानी कि डेविड स्टर्न ने दिया ये, ठीक है। और इसका प्रमुख मुख्य विचार जो है वो प्रशासन एक प्रणाली सिस्टम है, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक, जैसे कि हमें पता ही है ये। समकालीन सिद्धांत जैसे कि NPA न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी सामाजिक न्याय समानता, गुड गवर्नेंस, ठीक है। समालोचनात्मक समग्र विश्लेषण यानी उपलब्धियां, जैसे कि स्ट्रेंथ प्रशासन को वैज्ञानिक बनाना, क्लासिकल थ्योरी यानी स्ट्रक्चर देना, मानव पक्ष को शामिल करना, ह्यूमन रिलेशन मोटिवेशन, निर्णय निकाय की प्रक्रिया को समझना, समग्र दृष्टिकोण, आधुनिक सुधार। इसकी कुछ सीमाएं थी जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि कोई भी सिद्धांत हर जगह लागू नहीं हो सकता, ठीक है। प्रशासन बहुत जटिल था, ठीक है। व्यवहार और सिद्धांत में अंतर था, ठीक है। थ्योरी और प्रैक्टिकल का कोई मिलन नहीं हो रहा था। हर देश का अलग प्रशासन है और भारतीय संदर्भ में महत्व भारत में इन सिद्धांतों का उपयोग सिर्फ इनका हुआ, ठीक है। यानी नौकरशाही, HR पॉलिसीज, ह्यूमन रिलेशन, डिसीजन मेकिंग और ट्रांसपेरेंसी। भारत में चुनौती ये थी भ्रष्टाचार था, लाल फीताशाही थी और असमानता थी। हम इसके एंड में बोल सकते हैं कि लोक प्रशासन का सिद्धांत प्रशासन को समझने सुधारने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रत्येक सिद्धांत ने प्रशासन के किसी न किसी पहलू को स्पष्ट किया है। हालांकि हमें सिद्धांत पूर्ण नहीं, सभी सिद्धांतों की अपनी अपनी सीमा, इसलिए एक समित इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण अपना आवश्यक है। लोक प्रशासन के सिद्धांत को स्थिर नहीं बल्कि गतिशील, जो समय के साथ परिस्थितियों के अनुसार विकसित होते रहते हैं। यानी कि लोक प्रशासन एक ऐसा है जो कि चेंज होता रहता है हमेशा, ठीक है। और इसके जो सिद्धांत है वो हमें, हालांकि सिद्धांत पूर्ण नहीं है बल्कि सिद्धांतों की अपनी अपनी सीमाएं भी हैं, ठीक है। और दृष्टिकोण अपनाता है जो कि एक अलग अलग है सबका, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आज हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। हम जल्दी ही यूनिट 2 लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।